आपकी ये आरपीएफ एलडीसी की परीक्षा पहले ऑफलाइन होती थी, परंतु नए संशोधित डायरेक्टिव के अनुसार अब ये परीक्षा आपको कंप्यूटर पर देनी होगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो सीबीटी पर आधारित है। आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो आज तक ऑफलाइन परीक्षा कंडक्ट नहीं किए हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये हमारा इसका इंटरफेस है और सबसे पहले इसमें आपको लॉगिन पे जाना होगा। लॉगिन पे आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको कमेटी के द्वारा जारी होगा उसको इसमें भर के और आपको लॉगिन करना होगा। तो इसको हम लॉगिन करते हैं। ये हमने पहले से अपना बना रखा है, तो इस पे हम इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हम देखते हैं इसका इंटरफेस कैसा खुलता है। थोड़ा सा टाइम लेगा इसमें। तो इसका इंटरफेस अभी खुल चुका है और हम परीक्षा को कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं क्या होता है। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलेगा। प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो हमारा ये इंटरफेस ऐसे खुलेगा। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से कुछ इंटरफेस खुलेगा। तो अभी हमारा इंटरफेस खुल चुका है और अब हम इसको आगे देखते हैं क्या क्या इसमें आता है। तो सबसे पहले इसमें एक इंटरफेस में ये सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन आएगा। तो इंस्ट्रक्शन को देखिए, जिसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जिसको आप एक एक करके पढ़ लें। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ है। नीचे ऊपर इंग्लिश में है और नीचे हिंदी में है। तो पढ़ के सुना देते हैं कुछ इसमें। कृपया निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। सामान्य अनुदेश पहले में दिया है, सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। नंबर 2 में दे रहा है, सर्वर पर घड़ी लगाई गई है तथा आपकी स्क्रीन के दाहिने कोने में शीर्ष पर काउंटडाउन टाइमर में आपके लिए परीक्षा समाप्त करने के लिए शेष समय प्रदर्शित होगा। परीक्षा समय समाप्त होने पर आपको अपनी परीक्षा बंद या जमा करने की जरूरत है। यह स्वतः बंद या जमा हो जाएगी। अगले पॉइंट में दिया हुआ है, स्क्रीन के दाहिने कोने पर प्रश्न पैलेट नंबर दिए गए प्रश्न के लिए निम्न में से कोई एक स्थिति प्रकट करती है। तो देखिए, इसमें 4-5 ये कलर दिया हुआ है जो कि आपके परीक्षा के स्थिति के बारे में बताते हैं। तो ये बिल्कुल जो देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है बिल्कुल सफ़ेद इसमें दे रहा है, आप अभी तक प्रश्न पर नहीं गए हैं। ये जो पर्पल कलर का, रेड कलर का जो ये सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब है आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। ये इसका बैंगनी कलर देखिए, बैंगनी कलर दे रहा है आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। एक ये पर्पल कलर है, पर्पल कलर में दे रहा है आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है। यानी कि प्रश्न को आपने मार्क करके छोड़ दिया है कि ये अगले बार जब हम सारा पेपर दे लेंगे तो फिर इस प्रश्न को करेंगे। अगला चिन्ह है, आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया गया है। तो इस तरीके से कुछ जनरल गाइडलाइंस इसमें दिए हुए हैं। इसको एक एक करके आप पढ़ लें और पढ़ने के बाद फिर इसको हम नीचे जाते हैं और नीचे जाकर इसको आई एम रेडी टू बिगिन, यानी कि हमने परीक्षा देने के लिए हम तैयार हैं और एग्जाम स्टार्ट पे इसको करके शुरू कर देंगे। तो अभी हमारा लोड हो रहा है पेपर और इसके साथ ही हम पेपर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पेपर हमारा शुरू हो चुका है। पेपर का पहला क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, गैर जमानती अपराध के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में जमानत का प्रावधान दिया गया है। इसमें 4 ऑप्शन है, 437, 438, 427 और 436। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो उत्तर सही होगा इसको इसमें ट्रिक कर देंगे। तो गैर जमानती अपराध के लिए जमानत का प्रावधान धारा 437 में दिया गया है दंड प्रक्रिया संहिता में। अब इस क्वेश्चन को हम कर लिए। इस क्वेश्चन को करने के बाद फिर इसको सेव नेक्स्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, ये देखिए। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि एक क्वेश्चन हमने कर लिया तो ये क्वेश्चन का ग्रीन कलर में दिखा रहा है, यानी कि हमने प्रश्न हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद विज्ञापन निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य नियमन उत्पादन आपूर्ति एवं वितरण अधिनियम 2003 के अंतर्गत रेलवे परिसर में धूम्रपान करते हुए व्यक्ति को जुर्माने की सजा दी जा सकती है। इसमें दे रहा है, देखिए 4 ऑप्शन है, 200,
250, 100 और 150। तो इसका सही उत्तर होगा मेरे ख्याल से 200 रुपया अधिकतम इसकी सजा है। अगला प्रश्न है, आरपीएफ नियम 1987 का कौन सा नियम बल के सदस्यों को अनुशासनिक कार्रवाई में किसी कानूनी सलाहकार को नियुक्त करने से मना करता है? तो इसका देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 153.8, 153.9, 153.6, 153.7। तो इसका सही उत्तर होगा 153.8। इसको ट्रिक करने के बाद हम इसको सेव एंड नेक्स्ट पे करते जाएंगे। ये सेव एंड नेक्स्ट नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा, अगले पेपर पे नहीं जा पाएंगे, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न दे रहा है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा के अंतर्गत गिरफ्तारी के समय प्रत्येक पुलिस अधिकारी को अपने नाम का स्पष्ट एवं सही नेम प्लेट धारण करना चाहिए। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 41C, 41D, 41A और 41B। चारों के चारों जो है 41 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको चारों को आप याद कर लें दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर होगा 41B। 41B में जो है दिया गया है कि आपको अपना स्पष्ट नेम प्लेट धारण करना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा के अनुसार लिखावट की पहचान के विषय में राय स्थापित करने के लिए न्यायालय विशेषज्ञ की राय ले सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है 47, दूसरा में 48, तीसरा में 45 और चौथा में 46। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 47 में दिया गया है कि हस्तलेख के बारे में विशेषज्ञ की राय। तो 47 को ट्रिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इधर देखते रहिए, आप ध्यान दीजिए। इसमें ये देखिए जो प्रश्न हम कर रहे हैं, इस प्रश्न जो है ये ग्रीन कलर में फ्लैश हो रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता का निम्न में से कौन सा प्रावधान आपराधिक मानवबद्ध को परिभाषित करता है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धारा 145, धारा 196, धारा 300 और धारा 299। तो इसका सही आंसर है धारा 299, यानी कि सेक्शन 299 आईपीसी के तहत जो है आपराधिक मानवबद्ध को परिभाषित किया गया है। इसको हम सेव करते हैं, सेव करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घातक हथियारों से लैस अवैध जमाओं में शामिल होने पर किसी भी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत सजा दी जा सकती है? घातक हथियारों से लैस अवैध जमाओं में शामिल व्यक्ति को दंड के बारे में बता रहा है। तो इस देखिए इसमें आंसर कौन कौन सा है। सेक्शन इसमें पहला दिया है 144, दूसरा 103, दूसरा 100 यानी कि 100 और चौथा है 101। तो इसका सही आंसर होगा घातक हथियारों से लैस अवैध जमाओं में शामिल होने पर किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता के धारा 144 के अंतर्गत दंडित किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सबूत का भार की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के किस धारा में दिया गया है? तो देखिए इसमें फ्लैश हो रहे हैं 4 ऑप्शन, 102, 103, 100 और 101। तो सबूत का भार के बारे में धारा 101 यानी कि 101 में बताया गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट के 101 में बताया गया सबूत का भार किस पे होता है। इसको सेव करते हैं, आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न, आरपीएफ नियम 1987 के नियम यानी किस नियम के तहत बल के वर्दीधारी सदस्यों को पान खाना निषेध है? तो देखिए ये जो है 100, इसमें देख रहे हैं कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 123.3, दूसरा है 123.4, तीसरा है 123.1 और चौथा है 123.2। तो इसका सही आंसर होगा 123.3 में वर्दी में पान खाना निषेध किया गया है। सेव करते हैं और अगले पे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा गलत युग्म को पहचान कीजिए। तो देखिए इसमें पहला है फ्लैश हो रहा है SO54 क्या है? घायल रेलवे यात्रियों के लिए चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करना। ये स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 54 बता रहा है। दूसरा कह रहा है स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 91 यानी कि अराजपत्रित आरपीएफ आरपीएसएफ कर्मचारियों को UIN जारी करना। अगला प्रश्न है, अगला है ऑप्शन दिया है SO20, तो इसमें दे रहा है आरपीएफ का मिशन स्टेटमेंट। अगला प्रश्न है SO29 अवांछित तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही। तो इसको देखते हैं। इसके पहले कि इस प्रश्न का उत्तर दें, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी प्रश्न आपको फ्लैश हो, जो प्रश्न है उस प्रश्नों को ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रिक मत करिए। सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए ताकि ह्यूमन एरर का
कोई संभावना ना हो। प्रश्नों में बहुत ही महीन अंतर दिया होता है और कहीं कहीं आप मात खा सकते हैं। तो इन प्रश्नों में देखते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 54 में दिया गया है घायल रेलवे यात्रियों की चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करना, करेक्ट है। स्टैंडिंग ऑर्डर संख्या 91 में दिया गया है अराजपत्रित आरपीएफ आरपीएसएफ कर्मचारियों को यूआईएन जारी करना, ये इनकरेक्ट है मेरे ख्याल से। और तीसरा है एसओ नंबर 20 आरपीएफ का मिशन स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। और एसओ नंबर 29 है अवांछित तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई, ये भी सही है। तो मेरे हिसाब से एसओ नंबर 91 इसका गलत युग्म है, तो इसको हम ट्रिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी चोरित संपत्ति को रखने का संदेह है, यदि किसी स्थान पर चोरित संपत्ति को रखने का संदेह है तो उसकी तलाशी लेने का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस धारा में दिया गया है? इसमें 4 ऑप्शन फ्लैश हो रहे हैं, 93, 92, 95 और 94। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होगा 94 में दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 94 में दिया गया है, चोरी संपत्ति को रखना का संदेह है तो उसमें तलाशी के बारे में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। SECR यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय किस राज्य में है? इसमें दे दिया, देखिए मुख्यालय नहीं पूछा है, किस राज्य में मुख्यालय स्थित है ऐसा पूछ रहा है। थोड़ा प्रश्न को टिपिकल बनाया गया है। तो इसमें देखिए प्रश्न पहला दे रहा है मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है तमिलनाडु। तो SECR का दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पे है? कहां पे है इसका है बिलासपुर। तो बिलासपुर कहां आता है? छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला है 120B, दूसरा है 121, तीसरा है 120 और चौथा है 120A। तो इसमें प्रश्न में दे रहा है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा 120A यानी 120 के ए में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है और 120B में इसका दंड दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आरपीएफ नियम 1987 के किस नियम में अपराध के विलोपन का प्रावधान दिया गया है? तो इसमें देख रहे हैं कि कौन कौन से इसमें फ्लैश हो रहे हैं, 221.3, 221.4, 221.1 और 221.2। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होगा 221.4। इसमें जो है अपराध का समाप्त किया जाना या अपराध का विलोपन के बारे में दिया गया है। सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद विज्ञापन निषेध और व्यापारिक एवं वाणिज्य नियमन उत्पादन आपूर्ति एवं वितरण अधिनियम 2003 के किस धारा के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पे धूम्रपान करना निषेध है? इसमें दे रहा है ऑप्शन, पहला धारा 5, दूसरा में धारा 6, तीसरा में धारा 3 और चौथा में धारा 4। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर नंबर 4 यानी कि धारा 4 में निषेध किया गया है सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान। इसको ट्रिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ियों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इनमें से गलत की पहचान कीजिए। रेल अधिनियम की धाराएं कौन कौन हैं? तो इसमें देखिए पहला दे रहा है 155 आरक्षित डिब्बों में प्रवेश करना, 155 बिल्कुल करेक्ट है, ये सही है। दूसरा है 163 टिकट या पास को परिवर्तित या विरूपित करना, तो ये गलत मिल गया हमको यहाँ पे। 142 में टिकटों का स्थानांतरण सही है बिल्कुल। 149 में क्षतिपूर्ति के लिए झूठा दावा करना, तो इसमें हमको गलत ऑप्शन क्या दिख रहा है? 163 टिकट या पास को परिवर्तित करना या विरूपित करना, ये गलत ऑप्शन है। तो इसको हम इस पे ट्रिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे, सेव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वारफेज की विशेषताएं हैं, इसे ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा गलत की पहचान कीजिए। पहला दे रहा है इसमें, इसे रविवार के दिन कलेक्ट किया जाएगा। दूसरा दे रहा है ऑप्शन, माल हटाने का मुफ्त समय सीमा 48 घंटा है। तीसरा दे रहा है, इसे IRA इंडियन रेलवे एक्ट 1989 की धारा 2 के सेक्शन 11 में परिभाषित किया गया है। चौथा है, मुक्त समय के पश्चात माल को नहीं हटाने पर किराया देना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से इसका सही, इसका गलत जो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये इसे रविवार के दिन कलेक्ट किया जाएगा। ये से सभी दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, हर दिन इसको कलेक्ट किया जाएगा। तो इसको, इसका गलत, ये गलत ऑप्शन ये है। तो इसको हम सेव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आरपीएफ अधिनियम की धारा में किस धारा में बल अभिरक्षा को परिभाषित किया गया है? जरा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। पहला दे रहा है 2B का B, दूसरा दे रहा है 2C का B,
तीसरा दे रहा है 2 का ए और चौथा दे रहा है 2b का ए। तो इसका सही आंसर होगा 2b का बी, यानी कि 2b के बी में दिया है, बल अभिरक्षा के बारे में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आरपीएफ नियम 1987 के किस नियम के अनुसार बल सदस्य द्वारा उचित भाषा में अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है? तो 213 में अपील की भाषा और उसका स्वरूप दिखाया गया, बताया गया है, नियम 213। तो इसमें देख रहे हैं 213.1, 213.2, 212.1 और 212.1। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होगा 213.2। इसको सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आरपीएफ नियम के किस नियम में स्थानांतरित मामलों के समाधान का उल्लेख किया गया है? इसमें ऑप्शन देखते हैं 228, 225, तीसरा है 226 और चौथा है 227। तो नियम 227 में स्थानांतरित मामलों के समाधान का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक निर्धारित अवधि तक अधिकतम स्वीकार्य पेंशन में अवनति को माना जाएगा किस प्रकार का दंड माना जाएगा? छोटी मोटी सजा, कोई सजा नहीं, छोटी सजा, बड़ी सजा। तो इसको पीटी पनिशमेंट में छोटी मोटी सजा में माना जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा किस धारा के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण तथा उसके जमानत संबंधी अधिकार की सूचनाएं देना पड़ता है? तो इसका हम देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से। धारा 50 है, धारा 51 है, धारा 48 है और धारा 49 है। तो जैसा कि हम जानते हैं धारा 50 में गिरफ्तारी के बारे में दिया है, तो इसमें कोई क्लॉज नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हम 50 को सेक्शन 50 पर को ट्रिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बिना प्राधिकार के ट्रेन का परित्याग करना भारतीय रेल अधिनियम 1989 की किस धारा में दंडनीय है? देख रहे हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, 174, 175, 172 और 173। तो इसमें देख रहे हैं कि 173 इसका सही होगा, क्योंकि 172 में नशे के लिए दंड है और 173 में बिना प्राधिकार के ट्रेन का परित्याग करने पर दंड दिया गया है। तो इसका 173 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायतों का निपटारा की प्रक्रिया मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में दिया गया है? सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की। तो मैं इस प्रश्न में बहुत कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जहां तक एलिमिनेशन मेथड से मेरा ये कह रहा है कि इसका सेक्शन 19 होगा, यानी कि सेक्शन 19 में जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में जो है शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। तो इसको मैं 19 को ट्रिक कर देता हूं, ये मैं कर रहा हूं एक, लेकिन आपसे मेरा पुनः रिक्वेस्ट है कि जिस प्रश्न में कंफ्यूजन हो उस प्रश्न को टच मत कीजिए, क्योंकि गलत प्रश्नों के लिए 1.33 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, IGRPSF किस बैच को धारण करते हैं? तो देखिए क्या क्या दे रहा है। पहला दे रहा है क्रॉस सबोर्ड एवं बैटन तथा 1 स्टार। दूसरा दे रहा है क्रॉस सबोर्ड एवं बैटन तथा 3 स्टार। तीसरा दे रहा है क्रॉस सबोर्ड एवं बैटन तथा 2 स्टार और चौथा दे रहा है क्रॉस सबोर्ड एवं राज्य चिन्ह। तो इसमें पहला ऑप्शन मुझको सही लग रहा है, क्रॉस सबोर्ड एवं बैटन तथा 1 स्टार। बिल्कुल पहला ही सही होगा। तो इसको पहले को हम इसको ट्रिक कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे मोटे सजा देने की प्रक्रिया को आरपीएफ नियम 1987 के किस नियम में बताया गया है? पीटी पनिशमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें पहला है 159, दूसरा है 161, तीसरा है 158 और चौथा है 166। और तो मेरे हिसाब से 160 ही सही होगा। धारा 160 नियम 160 में जो है छोटे मोटे दंड पीटी पनिशमेंट के बारे में की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय उस उद्घोषित भगोड़े की संपत्ति का जब्त करने के लिए आदेश जारी कर सकता है? तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन है 82, 84, 81 और 83। तो क्या दे रहा है कि उद्घोषित भगोड़े की संपत्ति को जब्त करना, यानी कुर्की के बारे में कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल से 83 होगा। 83 यानी कि सेक्शन 83 में जो है दिया गया है कि उद्घोषित भगोड़े की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता में की धारा 83 में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसको सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बल सदस्यों के लिए आचार संहिता का वर्णन किसमें दिया गया है? दिया है आरपीएफ नियम संख्या 146, दूसरे में दे रहा है आरपीएफ नियम 147, तीसरा दे रहा है आरपीएफ अधिनियम धारा 9 और चौथा दे रहा है आरपीएफ अधिनियम की धारा 17। तो इसको देखने से पता लग रहा है कि आरपीएफ नियम 146 में ये बल सदस्यों के लिए आचार संहिता का वर्णन के बारे में दिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक डिफेक्टिव वैगन जाट रजिस्टर कौन सा है? तो देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। C13, दूसरा दिया C12, तीसरा दे रहा है C11 और चौथा रहा है C14। तो इसका सही आंसर होगा C13 जो है डिफेक्टिव वैगन जांच रजिस्टर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आधिकारिक ड्यूटी के निर्वहन के दौरान बल के सदस्य द्वारा की गई
गई कृत्य के विरुद्ध गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में उपलब्ध है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। इसमें पहला ऑप्शन है 43, दूसरा है 42, तीसरा है 45 और चौथा है 44। तो इसका सही आंसर होगा धारा 45 में जो है सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेलवे संशोधन नियम 2003 की धारा में एक व्यादेश का प्रावधान किया गया, जिसके अनुसार न्यायालय केवल प्राधिकृत अधिकारी की शिकायत पर ही 29 मामलों का संज्ञान ले सकता है। तो ये प्रश्न भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, तो इस प्रश्न को हम हल नहीं करेंगे, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा कैसे प्रश्न को हम इसको मार्क की श्रेणी में डालेंगे। तो इसको हम इसको कर देते हैं हम मार्क एंड रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू में कर दिए। ये देख लीजिए आप, इसमें ये देख लीजिए, ये जिन जिन प्रश्नों को हमने हल कर चुका है वो प्रश्न सारे जो है ये ग्रीन कलर में हो गए हैं, और जिन प्रश्नों को मार्क फ्रॉम रिव्यू यानी कि 31 में ये दिया गया है, तो इसके बारे में हम बताएंगे फिर इसको कैसे करना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसको सेव करते हैं। और अगले प्रश्न है, बल के अधिकारी एवं अन्य सदस्यों को आरपीएफ अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत रेल कर्मचारी माना गया है। तो इसका सही उत्तर है धारा 10 है, 10 में जो है रेल कर्मचारी माना गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित अनुशासनिक शक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इनसे गलत की पहचान की। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। पहला तरह है कि इंस्पेक्टर एक प्रधान आरक्षक को 14 दिनों की अवधि तक फटीग की ड्यूटी की सजा दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। असाधारण परिस्थितियों में एक सहायक सुरक्षा आयुक्त एक उप निरीक्षक को निलंबित कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरा तरह है, एक सहायक सुरक्षा आयुक्त एक प्रधान आरक्षक को पद अवनति की सजा दे सकते हैं, ये भी सही है। विशेष परिस्थितियों में एक निरीक्षक एक सहायक उप निरीक्षक को निलंबित कर सकता है। मेरे ख्याल से इसका ये गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि एक निरीक्षक जो है सब इंस्पेक्टर को निलंबित नहीं कर सकता है। हालांकि फिर भी हम इसको, चलिए इस प्रश्न को हम फिर मार्क फॉर रिव्यू देता है, थोड़ा सा ये टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की उपस्थिति में रक्त का थक्का जमने लगता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ई, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन डी। तो विटामिन के कारण रक्त में थक्का जमने लगता है। अगले प्रश्न की चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और गलत कथन की पहचान करिए। यह भी स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसमें। डनेज के माध्यम से ब्लीडिंग प्रकृति वाले कंसाइनमेंट की रक्षा की जाती है। तो इसका ये बिल्कुल सही है, डनेज के माध्यम से ब्लीडिंग प्रकृति वाले कंसाइनमेंट को रक्षा किया जाता है। दूसरा है, एक ही स्टेशन के दोनों आउटर सिग्नलों के अंदर वाले हुई क्षेत्र में हुई चोरी को आरटीटी यानी कि रनिंग ट्रेन थेफ्ट कहा जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। 6 घंटे के भीतर डीडीएम जारी करना अनिवार्य, ये भी सही है। तो ये इसका हमें लग रहा है कि जब तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और ऐसे क्वेश्चनों को आप तभी हल करिए जब आपकी पूरी तरह से आश्वस्त हो। तो इसका लास्ट ऑप्शन को हम आंख मूंद के इसको क्लियर कर देंगे, यानी कि ओपन डिलीवरी के मामले जीआरपी को C2 दिया जाता है। खैर इस प्रश्न के बारे में मैं क्लियर नहीं हूं, लेकिन फिर भी इसको मैं एक एलिमिनेशन मेथड से इन चीजों को इसको मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चोरी की गई रेल संपत्ति को ढोने में प्रयोग किए गए वाहन को आरपीयूपी अधिनियम 1966 के किस धारा के तहत जब्त किया जा सकता है। देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा दिया है। धारा 13 दिया है, धारा 15 दिया है, धारा 12 दिया है और धारा 14 दिया है। तो धारा 13 में जो है वाहनों का संपहरण यानी वाहनों की जब्ती के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, रेल यात्री अनापेक्षित घटना की जांच नियम 2003 के अंतर्गत जांच की प्रक्रिया में वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वक्तव्य गलत है। तो देखिए इसमें क्या रहा है, मंडल सुरक्षा आयुक्त, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त जांच रिपोर्ट की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर डीआरएम को रिपोर्ट सौंपेंगे। डीआरएम 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट की परख करेंगे। अनापेक्षित घटना के मामले में स्टेशन सुपरिटेंडेंट फॉर्म 1 रिपोर्ट करेगा। सूचना प्राप्ति के उपरांत बल के अधिकारी को 60 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इस प्रश्न को मार्क फ्रॉम रिव्यू करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा में लोक प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है। तो इसका देखते हैं ऑप्शन कौन कौन है। 2I है, 2 का J है, 2 का G है और 2 का H है। तो इसका 2 का H सही आंसर है। सूचना का अधिकार अधिनियम में लोक प्राधिकारी को 2 के H में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा में चुराई गई संपत्ति की परिभाषा है। तो चुराई गई संपत्ति की परिभाषा के बारे में पूछ रहा है, देखें कौन कौन सा है। धारा 408, धारा 409, धारा 411 और धारा 410। तो मेरे ख्याल से 410 हो गया, चुराई गई संपत्ति 410 है, और 411 में चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। तो हम 410 पे आंसर ट्रिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आरपीयूपी अधिनियम 1966 के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्ति को अधिक से अधिक कितने दिनों तक न्यायिक हिरासत में रखे जाने का प्रावधान है। देखिए प्रश्न कौन कौन सा दे रहा है। पहला है
45, दूसरा 45 दिन, दूसरा है 60 दिन, तीसरा में दे रहा है 15 दिन और चौथे में दे रहा है 90 दिन। तो मेरे हिसाब से 60 दिन तक हिरासत में रखने का प्रावधान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आरपीयूपी संशोधित अधिनियम 2012 के निम्नलिखित विशेषताओं को गौर से पढ़िए एवं गलत विशेषता की पहचान कीजिए। दे रहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध के दुष्प्रेरक को 10 साल तक कैद की सजा दी जा सकती है। तो इस तरह के प्रश्न में देखिए जहां हम बिल्कुल श्योर हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है तो उसको हम लगा के आगे बढ़ जाएं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। तो देखिए इसमें पहला ही क्वेश्चन हमको जो है गलत मिल रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध के दुष्प्रेरक को 10 साल की कैद, जबकि आरपीयूपी अधिनियम में अधिकतम सजा 5 साल है। देख लेते हैं और कौन कौन सा है। दूसरा दे रहा है ऑप्शन दे, अपराध घटित होने की सूचना मिलने पर बल के अधिकारी जांच हेतु प्रस्थान करेंगे। तीसरा दे रहा है रेल संपत्ति की चोरी के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। रेल संपत्ति की चोरी के लिए दंड का प्रावधान दिया गया, ये भी सही है। इस अधिनियम के तहत की गई जांच को न्यायिक जांच माना जाएगा, ये भी सही है। तो इसका कंफर्म हो गया 1 जो है। इसको ट्रिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक से अधिक बार सजा देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन है। तो इसमें समानता का अधिकार जो हमारा दिया गया है, जो राइट ऑफ इक्वलिटी है, तो मेरे हिसाब से इसका अनुच्छेद 22 होगा। कौन कौन सा दिया है पढ़ लेते हैं। पहला अनुच्छेद 22, दूसरा अनुच्छेद 23, तीसरा अनुच्छेद 20 और चौथा है अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 22 को हम लोग ट्रिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दे रहा है, आरपीयूपी एक्ट के तहत दंडनीय अपराध के लिए गिरफ्तार व्यक्ति के निपटारे का प्रावधान किस धारा में दिया गया है। तो दिया है धारा 7, धारा 8, धारा 5 और धारा 6। तो निपटारे का प्रावधान किस में दिया गया है? 7 में दिया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति का निपटारा आरपीयूपी एक्ट में धारा 7 में दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेल अधिनियम संशोधित 2003 के किस धारा के अंतर्गत शासकीय अपमान, जांच में बाधा उत्पन्न करना तथा जांच अधिकारी के समक्ष गलत बयान देना दंडनीय अपराध है? तो इसका जहां तक मुझे है, देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। 180F, 180G, 180D और 180E। तो इसमें मेरे हिसाब से 180E है कि गिरफ्तार की जांच अधिकारी का शासकीय अपमान, जांच में बाधा उत्पन्न करना तथा जांच अधिकारी के समक्ष गलत बयानबाजी करना, ये दंडनीय है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा गलत कथन की पहचान कीजिए। देखिए इसमें पहला दे रहा है, कारखाना अधिनियम 1948 बल के सदस्यों पर लागू नहीं होता है। दूसरा दे रहा है, बल के सदस्यों पर बेच भुगतान अधिनियम लागू होता है। दूसरा दे रहा है, उपरोक्त दोनों ही सही है। तीसरा दे रहा है, चौथा दे रहा है, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका जहां तक मुझे है कि इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत स्टेटमेंट है। बल के सदस्यों को पर वेज भुगतान अधिनियम लागू होता है, जबकि सही ये होगा कि बल के सदस्यों बेच भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा तय करता है कि आत्मरक्षा के अधिकार को किस हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है? तो देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन 100, दूसरा है ऑप्शन 99, तीसरा है 98 और चौथा है 97। तो दंड संहिता में, भारतीय दंड संहिता के धारा 100 में दिया गया है कि आत्मरक्षा के अधिकार को किस हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 99 में है, 100 में है, धारा 100 में है, सेक्शन 100 में है। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा की गई संस्कृति को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता है। तो 24 में दिया हुआ है कि उत्प्रेरणा धमकी के द्वारा संस्कृति, और 25 में दिया हुआ है पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा के दौरान, व्यक्ति द्वारा की गई संस्कृति, और 26 में दे रहा और तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से धारा है। इसमें धारा 25 है, धारा 27 है, धारा 24 है और धारा 25 है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा धारा 25। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बल का कोई भी सदस्य यदि कायरता का दोषी पाया जाता है तो उसे आरपीएफ अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिया है। पहला है 16, धारा 17, धारा 9 और धारा 12। तो धारा 17 में दिया गया है आरपीएफ अधिनियम के कि जो है किसी व्यक्ति को कायरता का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ
दंडित कार्रवाई की जाएगी। अगले प्रश्न पर है कि यदि कोई टैक्सी चालक रेलवे परिसर में रेल कर्मचारी के निर्देशों का उल्लंघन करे तो उसे भारतीय रेलवे अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। देखते हैं कौन कौन सा इसमें ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 158, दूसरा है 159, तीसरा है 155 और चौथा है 156। तो इसका सही उत्तर होगा 159। 159 में कोई अगर किसी वाहन के चालक के द्वारा अगर रेल परिसर में रेल कर्मी के आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उसके खिलाफ 159 के खिलाफ के धारा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगला प्रश्न है यदि कोई यात्री किसी व्यक्ति पर उसमें चाय में दवा मिलाने का आरोप लगाता है तो उस व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता 1860 के किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। तो इसका देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। पहला है धारा 328, दूसरा है धारा 326B और तीसरा दे रहा है धारा 326A और चौथा दे रहा है धारा 329। तो इसका सही उत्तर होगा धारा 328 यानी कि नशीला पदार्थ मिलाना, खाद्य पदार्थों में नशीला पदार्थ मिलाना यानी कि जहर खुरानी, ड्रगिंग का केस। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। आरपीएफ नियम 1987 के किस नियम के अनुसार रेलवे सर्विस आचरण नियम 1966 बल के सभी सदस्यों पर लागू होता है। तो इसका उत्तर है देखिए धारा 146, धारा 147, धारा 144 और धारा 100 नियम 145। धारा नहीं है, ये नियम है, ये आरपीएफ नियम के अंतर्गत है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा सेक्शन 145 में जो है ये दिया गया है कि रेल सर्विस आचरण नियम 1966 सभी बल सदस्यों पर लागू होगा। क्योंकि हम रेल सेवक हैं तो रेल सेवक के हिसाब से ये जो है आचरण रेलवे सर्विस आचरण नियम 1966 भी हमारे पर लागू होता है। कौन? आरपीएफ नियम 145 के अंतर्गत। इसको सेव करते आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चाइल्ड केयर अवकाश की निम्न विशेषताओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं गलत विशेषता की पहचान कीजिए। तो इसका पहला दे रहा है कि इसे लीव अकाउंट से घटाया नहीं जाता है। दूसरा कह रहा है संपूर्ण सेवा काल में अधिक से अधिक 720 दिनों का सीसीएल अवकाश प्रदान की जा सकती है, ये भी सही है। अवकाश की अनुमति दी जाती है पर 15 दिनों से कम की नहीं दी जाती है, ये भी सही है। इसे एलएपी की तरह लिया जाता है और इसी रूप में अनुमोदित किया जाता है, ये भी सही है। तो मेरे हिसाब से इसका गलत इसमें स्टेटमेंट है, इसे लीव अकाउंट से घटाया नहीं जाता है क्योंकि इसे लीव अकाउंट से घटाया जाता है, इसलिए इसको हम उस पर इसे पहले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे और अगले पर बढ़ते हैं। अगला है फर्स्ट क्लास पास का रंग क्या होता है। तो इसमें दिया हुआ है पहला पीला, दूसरा सफेद, तीसरा गुलाबी, चौथा नीला। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा सफेद। तो सफेद को हम क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि कोई रेलवे कर्मचारी क्षति के दावे की झूठी रिपोर्ट बनाता है तो उसे इस प्रकार दंडित किया जाएगा। पहला है 6 महीने की कैद या ₹1000 जुर्माना या दोनों। दूसरा दे रहा है 2 साल की कैद या ₹1000 जुर्माना या दोनों। तीसरा दे रहा है 1 साल की कैद या 500 तक जुर्माना या दोनों। और चौथा दे रहा है 1 साल की कैद या ₹500 तक जुर्माना या दोनों। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यदि कोई कर्मचारी क्षति के दावे की झूठी रिपोर्ट बनाता है तो उसे 2 साल के कैद और या ₹1000 जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है किस निर्देश संख्या में ट्रेन स्काउटिंग से संबंधित मार्गदर्शन दिया गया है। देखिए इसका ऑप्शन कौन कौन सा है। यह है पहला ऑप्शन नंबर 33, ऑप्शन नंबर 34, तीसरा है ऑप्शन नंबर 31 और चौथा है ऑप्शन नंबर 32। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि निर्देश संख्या 33 में ट्रेन स्काउटिंग से संबंधित मार्गदर्शन दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय रेल अधिनियम संशोधित 2003 के किस धारा के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी किसी भी व्यक्ति को समन करके उसका बयान ले सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा मेरे ख्याल से, देखिए क्या क्या इसमें ऑप्शन दिया है 180B, दूसरा दिया है 180C और तीसरा है 180A और चौथा दिया है 180C। तो इसका सही आंसर मेरे ख्याल से होगा 180B। 180B में जो है जांच करके और सम्मन के लिए जो है बुला सकता है क्योंकि जांच का प्रावधान 180B में दिया गया है। अगला प्रश्न है मोटर यान अधिनियम की किस धारा के अनुसार मोटर गाड़ी चालक को मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है 129, दूसरा है 131, तीसरा है 128 और चौथा है 130। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। धारा 131 के अंतर्गत जो है मोटर यान अधिनियम के धारा
131 के अनुसार मोटर गाड़ी चालक को मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर सावधानी बरतनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, साक्ष्य के दौरान अभिलेखों के अवलोकन द्वारा स्मृति ताजा किए जाने को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? देखते हैं इसका अगला कौन सा है। पहला ऑप्शन है 158, दूसरा है 159, तीसरा है 156 और चौथा है 157। तो रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में इंडियन एविडेंस एक्ट के धारा 159 में दिया गया है। ट्रिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आरपीएफ नियम 1987 के किस नियम में बलों की तैनाती पर प्रतिबंध को विस्तार से बताया गया है? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन है 43, दूसरा ऑप्शन है 41, तीसरा है 44 और चौथा है 42। तो इसका सही आंसर है 42। आरपीएफ नियम 42 में बल की तैनाती पर प्रतिबंधित किया गया है। अगला प्रश्न है, आरपीएफ नियम 1987 के नियम 116 में बल के किसी भी सदस्य को कौन सा कार्य करने से रोकता है? ऑप्शन कौन कौन दे रहा है? राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना, दूसरा कह रहा है पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना, तीसरा कह रहा है दहेज लेना एवं देना और चौथा कह रहा है प्रेस को संबोधित करना। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होगा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना। राजनीतिक असैनिक क्रियाकलाप को दिया गया है 116 में। अगला प्रश्न है, डकैती करने की तैयारी करना भारतीय दंड संहिता के किस धारा के तहत दंडनीय अपराध माना गया है? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन 399, दूसरा है 400, तीसरा है 395 और चौथा है 396। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 396 में जो है डकैती करने की तैयारी के संबंध में प्रावधान दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन 344 टू 352, दूसरा है 343 से 351, तीसरा है 342 से 350 और चौथा है 343 से 350। तो मेरे हिसाब से 343 से 351 में जो है राजभाषा संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आरपीएफ अधिनियम 1975 की कौन सी धारा को यात्री क्षेत्र की परिभाषा दी गई है? तो देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। 2C का ए, दूसरा दे रहा है 2C का बी, तीसरा है 2B का बी और चौथा दे रहा है 2B का ए। तो इसका सही आंसर होगा 2C का बी। 2 के C के बी में क्या दिया है? यात्री क्षेत्र यानी कि यात्री परिसर के बारे में बताया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस धारा के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान दिया गया है? तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के में अग्रिम जमानत का प्रावधान दिया। देखते हैं कौन कौन से हैं। 438, दूसरा है 439, चौथा है 436 और चौथा है 437। तो धारा 438 में जो है अग्रिम जमानत का प्रावधान दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में ऑफेंस को यानी कि अपराध को परिभाषित किया गया है? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला है 40, दूसरा है 43, तीसरा है 33 और चौथा है 37। तो इसमें ऑफेंस को धारा 40 में परिभाषित किया गया है भारतीय दंड संहिता में। अगले प्रश्न की तरफ चलते, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा के अंदर सूचना देने से छूट का प्रावधान दिया गया है, किस धारा में दिया गया है? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन 9, ऑप्शन 10, ऑप्शन 7 और ऑप्शन 8। तो इसका सही आंसर होगा मेरे हिसाब से इसका सूचना देने में छूट का प्रावधान धारा 9 में है। सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थायी आदेश संख्या 91 के अनुसार विशेष घटना की श्रेणियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? विशेष घटना के बारे में किसको शामिल किया गया है? पहला है बल के सदस्यों द्वारा दुराचार के गंभीर मामले, दूसरा है आतंकवादी और उग्रवादी कृत्य, तीसरा है बम विस्फोट की घटना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये इसमें सभी जो है ये विशेष घटना की श्रेणी में आते हैं, इसलिए हम उपरोक्त सभी पर ट्रिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। कंट्रोल चार्ट में फ्रेट ट्रेनों को किस रंग से सूचित किया जाता है? फ्रेट ट्रेनों का मतलब होता है गुड्स ट्रेन यानी कि मालगाड़ी। तो दे रहे हैं पहला, देखिए पहला है नीला, दूसरा है पर्पल, तीसरा है लाल और चौथा है हरा। जैसा कि हम जानते हैं कि मालगाड़ी को हरे रंग से सूचित किया जाता है कंट्रोल चार्ट में, तो इसमें चौथा नंबर ऑप्शन यानी कि हरा को ट्रिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के धारा के अंतर्गत मृत्युकाली बयान का उल्लेख किया गया है। देखते हैं कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन 33, दूसरा है 32, तीसरा है 30 और चौथा है 31। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के धारा 32 में जो है मृत्युकालिक कथन यानी मृत्युकालिक बयान का उल्लेख किया गया है। सेव करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण शालीनता के साथ एक महिला की तलाशी किसी अन्य महिला के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के किस धारा के अंतर्गत किया जा सकता है? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। 53 का 1, दूसरा है 53 का 2, तीसरा है 51 का 1 और चौथा है 51 का 2। तो इसका सही ऑप्शन होगा 51 का 2। इसमें जो है महिला की तलाशी पूरे शालीनता के साथ ली जानी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चैतन्य उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है,
वहां से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, वहां से पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है। तो इसके लिए फार्मूला है। सबसे पहले इसके बारे में मैं वीडियो बताऊंगा, लेकिन इसका एक ऊपर से बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप जो है एक जो है प्लस का निशान बना लीजिए। सबसे ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इसके बाएं जो है पूरब, और ये हो गया पश्चिम हो गया। और इसमें जो है आप उसी हिसाब से दिशा को करिए और उसके बाद से इसको प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, इसको मैं हल किया हूं, तो इसका सही आंसर होगा 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा में अपने प्रारंभिक बिंदु से वो जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 3 घंटियां एक साथ 8 बजे बजी थी। तीनों घंटियां क्रमशः 8, 10 और 20 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो फिर एक साथ कब बजेगी? आप इसको प्रश्न का इसका उत्तर दे सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका उत्तर दे। पहला इसका है 11 बजे, दूसरा है 10 बजे, तीसरा है 12 बजे और चौथा है 1 बजे। तो इसका सही आंसर मुझे नहीं मालूम है, तो मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू करूंगा और आगे बढ़ूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न है स्टेटमेंट वाला पर जो है स्टेटमेंट के बारे में है। यह प्रश्न है सैनिक देश की रक्षा करते हैं, तो इसमें निष्कर्ष है जो सैनिक हैं देश की रक्षा करते हैं। महिलाएं सैनिक नहीं है इसलिए देश की रक्षा नहीं करती है। जो देश के रक्षक हैं वह सभी सैनिक हैं। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको आता हो तो इस प्रश्न को भी मैं मार्क फॉर रिव्यू करूंगा, आगे बढ़ूंगा। अगला प्रश्न दे रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में सुनीता आरंभ से 12वीं है तथा अंत से 19 लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में अनीता आरंभ से 4थी है और अंत में 20वीं। दोनों पंक्तियों को कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं? इसमें दे रहा है पहला ऑप्शन 63, दूसरा ऑप्शन 62, तीसरा ऑप्शन 61 और चौथा ऑप्शन है 60। तो इस प्रश्न को भी मैं मार्क फॉर रिव्यू करूंगा। वैसे आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं और इसको बाद में इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है यदि पेंट को 74128 कोड लिया जाता है और एक्सेल को 93596 कोड दिया जाता है, तो एक ACCEPT को किस कोड में लिखा जाएगा? तो ये प्रश्न को आप लगाने के लिए देखिए इसमें कोडिंग किया गया है। सभी प्रश्नों का जो भी है इसमें जो भी अल्फाबेट दिए हुए हैं उनका जो है एक पार्टिकुलर नंबर दिया गया है, उस नंबर को कोडिंग किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर वहीं से निकलेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, तो इसको सेव करते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 103256 एक नंबर दिया हुआ है और अगला नंबर इसमें जो है हमको ऐड करना है। तो इसके लिए जो है ये देखिए इसको बहुत सरसरी निगाह से आपको देखना पड़ेगा। इसमें जो है -1 + 3 का इसमें चल रहा है। -1 + 3 -1 + 3 और ये -1, तो यहाँ +3 6 + 3 = 9 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए कहा कि उसकी एकमात्र बहन मेरी पुत्री की माँ है। सुनील का उस स्त्री से क्या संबंध है? तो इस तरह के प्रश्नों को हल करते समय आप जो है प्रश्न में अपने आप को वहां पे प्रस्तुत कर दीजिए और अपने आप पे इस प्रश्न को सोच के, यानी दिमागी रूप से, दिमागी कसरत है ये, सोच के और इस प्रश्नों का उत्तर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगला प्रश्न है सही उत्तर होगा मौसी जे के। तो अगला प्रश्न दिया हुआ, आगे बढ़ते हैं। EFNO तो दे रहा है यदि ABJK, इसका मतलब हो गया ABJK को अगर EFNO लिखते हैं तो CDLM को क्या लिखेंगे? तो ये प्रश्न भी जो है, ये प्रश्न जो भी आपका कोडिंग पे ही आधारित है, इसके लिए आपको एक एजोटी EJOTY इसको याद करने का तरीका है EJOTY, यानी कि 5 नंबर जो है अल्फाबेट का जो है उस पर फासला दिया है। इसको आप याद कर लीजिए, देख लीजिए। इसके बारे में रीजनिंग के बारे में अगर समय मिलेगा तो मैं कोई वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो इस प्रश्न को भी हम देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या निकलता है। तो ए और ई का कंपेयर करते हैं तो इस चौथे पर +4 पे ई है, फिर बी के +4 पे एफ है, जे के +4 पे एन है और के +4 पे ओ है। तो इस हिसाब से सी के +4 पे क्या होगा? CDEFG। तो पहला इसका जी मिल गया, DEFGH, दूसरा एच भी मिल गया और एल का क्या होगा? LMNOP। तो ये हो गया P। तो इसका सही आंसर हो गया ये 3 नंबर ऑप्शन हो गया। इस तरह के प्रश्नों को प्रैक्टिस करते रहिए। ये इस तरह के प्रश्न भी 4-5 नंबर के प्रश्न जरूर आएंगे। अगला प्रश्न है
5:35 तो 4 क्या होगा। प्रश्न कर रहा है कि 5:35 तो 4 क्या होगा। तो हमने जहां देख रहे 5 × 7 किया है तो 35 हो गया है, तो 5 7 जा 35, तो 4 7 जा 28, इसका सही आंसर जो है 28 होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। सूर्य का संबंध अगर दिन से है तो चंद्रमा का संबंध किससे होगा। तो सूर्य से दिन होता है तो चंद्रमा से क्या होगा, रात्रि होगी। तो इसका देख लेते हैं, इसका ऑप्शन कौन सा, रात्रि, तारे, ग्रह और अंधेरा, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होगा रात्रि। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। तो इसका देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 35। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीपीयू का निष्पादन किससे मापा जाता है। तो सीपीयू का निष्पादन किससे मापा जाता है, इस प्रश्न के बारे में मैं क्लियर नहीं हूं, तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दीजिएगा और इस प्रश्न को हम मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट इकाई क्या है, यानी ध्वनि प्रदूषण को की मापक इकाई क्या है। तो क्या क्या दे रहा है, पहला है पीपीएम, दूसरा है डेसिबल, तीसरा है डेसिमल और चौथा है कोई नहीं। तो हम आप सभी जानते हैं ध्वनि प्रदूषण को डीबी से नापते हैं, इतने डीबी का ध्वनि, इतने डीबी का साउंड। तो इसका सही उत्तर होगा डेसिबल, यानी कि इसका आंसर संख्या ऑप्शन संख्या 2 होगा, यानी कि डेसिबल जो है ध्वनि प्रदूषण की इकाई है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का दांडी मार्च किससे संबंधित है। देख रहे हैं ऑप्शन कौन कौन सा है, असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा कुछ नहीं। तो इसका सही आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था गांधी जी का दांडी मार्च। तो इसको सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया, इसका ऑप्शन कौन कौन सा है, 26 जनवरी 1950, दूसरा है 26 नवंबर 1949, तीसरा है 30 जनवरी 1949 और चौथा है 5 दिसंबर 1949। तो इस तरह के प्रश्न में काफी कंफ्यूजन होता है, काफी गहराई से पढ़िएगा। वैसे भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। तो हम इसको ऑप्शन नंबर 2 को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो इसका देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है, भगत सिंह, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है चंद्रशेखर आजाद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से प्रश्नों को देखने से ये देखा जा रहा है इसमें चंद्रशेखर आजाद सही हो सकता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद हिंद फौज की स्थापना बाद में किए। इस प्रश्न पूछ रहा है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, फाउंडर कौन थे। तो इसमें इसके फाउंडर का नाम वैसे मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये तीनों ऑप्शन में ये फाउंडर नहीं है, तो इसको हम इनमें से कोई नहीं पर क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। पहला ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, दूसरा है गुरु नानक देव, तीसरा है गुरु गोविंद सिंह और चौथा है गुरु अर्जुन देव। तो 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। इस हिसाब से 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। इसको सेव करेंगे और आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां दिया था। ऑप्शन है बोधगया, सारनाथ, नालंदा या पटना। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्वप्नवास वदता के लेखक कौन हैं। स्वप्नवास वदता के लेखक, पहला है कविभास कालिदास, तीसरा है भवभूति और चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होगा भास। भास ने जो है स्वप्नवास वदता के लेखक थे। हालांकि इस प्रश्न के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन फिर भी भास पर मैं दाव लगा रहा हूं। भास जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल कहां पर स्थित है। तो इसका देखिए ऑप्शन कौन सा है, एशिया में, दूसरा दे रहा है दक्षिण अमेरिका में, तीसरा दे रहा है दक्षिणी अफ्रीका में और चौथा दे रहा है उत्तरी अमेरिका में। तो गोबी मरुस्थल एशिया में है, अफगानिस्तान में है गोबी मरुस्थल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि एशिया में है। अगला प्रश्न है, पहली संसदीय राजभाषा समिति कब गठित हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा, इसमें देख रहे हैं ऑप्शन कौन कौन है, 1955, दूसरा है 1956, तीसरा दे रहा है 1957 और चौथा दे रहा है 1958। तो इसका सही उत्तर होगा 1957। 1957 में पहली संसदीय राजभाषा समिति की गठित की गई। यहां कंफ्यूज मत होइएगा, यह संसदीय राजभाषा समिति है और 1955 में जो है पहला
राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। यहाँ कंफ्यूज, ये संसदीय समिति है 1957 में और राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 8 फरवरी को मातृ दिवस मनाया जाता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा, देखते हैं ऑप्शन कौन कौन, जनवरी में, दूसरा है फरवरी में, तीसरा है मार्च में, चौथा अप्रैल में। तो इसका सही ऑप्शन होगा फरवरी में। सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संघ की राजभाषा हिंदी कब से लागू हुई? तो संघ की राजभाषा हिंदी कब से लागू हुई? इसका देखिए ऑप्शन कौन कौन है, 1950 से, दूसरा है 1965 से, तीसरा है 1987 से और चौथा है 1966 से। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर हो गया 1950 से राजभाषा हिंदी लागू की गई थी। अगला प्रश्न है रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होता है? रेल हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए ऑप्शन दिया है गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रेलवे बोर्ड चेयरमैन और चौथा दिया रेल मंत्री। तो मेरे हिसाब से इसका रेल मंत्री जो है हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसदीय राजभाषा की कितनी उप समितियां हैं? इस प्रश्न को मैं स्किप करूंगा। अगर आपको इस प्रश्न के बारे में जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। इसमें ऑप्शन दिया है संसदीय राजभाषा की कितनी उप समितियां हैं, इसमें दिया है 2, 3, 4 और 5। तो इसको मैं सेव करूंगा और आगे बढ़ूंगा, यानी कि इस प्रश्न को हमने छोड़ दिया। अगला प्रश्न है राजभाषा अधिनियम का गठन कब हुआ? तो राजभाषा अधिनियम का गठन कब हुआ इसके बारे में पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है, 1975, 1976, 1978 और 1985। तो राजभाषा आयोग का गठन जो है 1975 में हुआ था और 1976 में ये लागू हुआ था। इसको सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें देखिए प्रश्न है, पहला ऑप्शन है नेपाली, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है संथाली, चौथा है मैथिली। तो नेपाली और संथाली और मैथिली तीनों भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अंग्रेजी इसको शामिल नहीं किया गया, अंग्रेजी को हम जो है इस पर ट्रिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है राजभाषा नीति से संबंधित कुछ कथनों को दर्शाया गया है, इनमें से गलत कथन की पहचान कीजिए। अधिनियम की पहला दे रहा है अधिनियम की धारा 3 का 3 के अनुसार सर्कुलरों का प्रकाशन केवल हिंदी में होना चाहिए। हमको देखिए सही आंसर यही मिल गया। फिर प्रश्न को फिर भी हम पढ़ते हैं सबको। हिमाचल प्रदेश क क्षेत्र में आता है, तो हिमाचल प्रदेश क क्षेत्र में आता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है 8वीं सूची में बोडो भाषा को शामिल किया गया है, ये भी सही है। भारतीय संख्याओं का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का उपयोग कार्यालयीन उद्देश्य के लिए किया जाएगा, ये भी सही है। और इसमें जो है पहला जो ऑप्शन दिया है अधिनियम की धारा 3 के 3 के अनुसार सर्कुलरों का प्रकाशन केवल हिंदी में होगा, जबकि यह होना चाहिए सर्कुलर जो भी है इनका प्रकाशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत स्टेटमेंट है, हम इसको ट्रिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास का निर्देश दिया गया है? ऑप्शन है धारा अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 349 और अनुच्छेद 348। तो अनुच्छेद 351 में जो है हिंदी भाषा के विकास के बारे में निर्देश दिया गया है। इसको मैं ट्रिक करूंगा, आगे बढ़ूंगा। अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है राजभाषा नीति के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य ग क्षेत्र में नहीं आता है? तो देखिए क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र ये तीनों में भाषाओं का अपना अलग अलग इसका ट्रिक है। मैंने जो ट्रिक बनाया है वो ट्रिक इसका मैंने क भाषा के लिए बनाया है अपने याद करने के लिए, बिहही मछझाऊ राउदी अंडा। तो इसका मैं अपना एक ट्रिक बनाया हूं, आप भी अपना एक ट्रिक कोई बनाकर जैसे भी इसको याद है याद कर लीजिए। और ख क्षेत्र में जो है गुमपंच द दा उसका ट्रिक मैं बना उस हिसाब से करता हूं। तो इसमें देखता हूं उस हिसाब से क्या कौन कौन सा है। तो पहला दे रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन इसमें कह रहा है, पहले प्रश्न देखते हैं ग क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। जो ग क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है तो पश्चिम बंगाल ग में आता है, उड़ीसा भी ग में आता है और महाराष्ट्र भी ग में आता है, यानी कि असम जो है ग क्षेत्र में नहीं, सॉरी हाँ ये उड़ीसा भी आएगा ग क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल भी ग क्षेत्र में आएगा और असम भी ग क्षेत्र में आएगा। महाराष्ट्र जो है ये ख क्षेत्र में है, इसलिए इसका सही आंसर इसका जो है 2 होगा। इसको सेव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हमने ये 100 प्रश्नों की ये श्रृंखला हमने इसको पूरा किया है। देखिए इधर नियम इधर देखिए, इधर जो है अभी दे रहा है कि हमने 92 ये देखिए हरे कलर में इसको दिखा रहा है, 92 क्वेश्चन को हमने आंसर्ड किया है, यानी कि 92 प्रश्नों का हमने उत्तर दिया है। एक प्रश्न हमने छोड़ा हुआ है, नॉट आंसर्ड दिखा रहा है यहाँ पे, और 7 प्रश्नों को हमने मार्क फॉर रिव्यू के लिए किया हुआ है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि
इसको अगर हम हल करना चाहें तो इसमें दे रहा है कि यू हैव रीच्ड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टेस्ट, डू यू वांट टू गो द फर्स्ट क्वेश्चन अगेन। यानी कि इस पर ये प्रश्न जो है आपने प्रश्नों को हल कर लिया है, क्या आप प्रश्न संख्या 1 के साथ इसको एक बार फिर दोबारा दोहराना चाहेंगे। तो आप अपना समय देख लीजिए, ये देखिए घड़ी में हमारा टाइमर जो है 38 मिनट 48 सेकंड यानी 38 मिनट 46 सेकंड में हमने इसको हल किया हुआ है। तो इसको हम येस कर देंगे और येस करने के बाद इसको एक बार फिर मिला लेंगे, क्योंकि इतना समय नहीं है इसलिए हम इसको मिलाएंगे नहीं। आप इसको एक बार मिला के बाद इत्मीनान हो जाइएगा, फिर उसके बाद सबमिट करिएगा। अब यहाँ आते हैं, यहाँ हम देखते हैं अगर हम हमारा अभी हमने तो ये वैसे 92 क्वेश्चन नहीं करना है 80 क्वेश्चन ही, लेकिन हमने एक एग्जाम्पल के लिए ये किया हुआ है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ हम देख रहे हैं कि नॉट, तो हम देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमने छोड़ा है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और ये देखिए ये हमारा लाल आ गया। फिर इस रेट को इसको क्लिक करेंगे, इसमें बताएगा कि हमने कौन सा क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन संख्या 95 हमने छोड़ा हुआ है। 95 में दे रहा है कि संसदीय राजभाषा की कितनी उपसमिति है। तो ये क्वेश्चन नहीं है, हमको नहीं आता है, इसको छोड़ दिए हम, फिर इसको आ जाते हैं। अब देखिए हमने किन किन प्रश्नों को हमने मार्क किया हुआ है। ये हमारा जो है प्रश्न हो गया, देखिए 82 को हमने मार्क किया हुआ है। 82 में दे रहा है सीपीयू का निष्पादन किससे मापा जाता है। इस प्रश्न का हमें नहीं मालूम है, छोड़ देंगे इसको। अगला प्रश्न है, अगला इसमें दे रहा है 31 को किया है रेल संशोधन अधिनियम 2003 की धारा में एक व्यादेश प्रावधान किया गया, जिसके अंदर यानी कि जो प्रश्न हमने छोड़ दिया है उनको बारी बारी से हम ऐसे करके देख सकते हैं। जिस पर हम क्लिक करेंगे वो प्रश्न जो है हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमने देख लिया कि हमने 92 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है और 7 क्वेश्चन जो है मार्क किया हुआ है और 1 क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ है। अब हम इसको सबमिट करेंगे, तो इसको हम सबमिट कर देते हैं। अभी हमारा ये पेपर सबमिट हो रहा है। अब बस यहीं तक आपका काम है। आप अगर पेपर को सबमिट कर देंगे फिर वहां से परीक्षा का आपका कार्य खत्म हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको बताया कैसे आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन में जो आपको नंबर दिया जाएगा उस नंबर को अपने लॉगिन में डालना है और लॉगिन में डालने के बाद आप उसको क्लिक करेंगे, वैसे ही आपका एक इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस में आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उस इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसको एग्री करेंगे, एग्री करने के बाद आपका पेपर शुरू हो जाएगा। पेपर में कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो उस चीज़ों को अलग से आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं या उसको स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये 100 प्रश्नों का सेट हल किया है। इसको मैं अपने स्मृति के आधार पर इस पेपर को हल किया हूं। अगर कहीं गलत अगर मैंने जिसका जवाब दिया है तो फिर आप उस चीज़ को माइंड मत करिएगा, उस चीज को आप खुद भी मिलाइए कि इसमें कितना सही है और क्या गलत है। तो अगर इस प्रश्न का सही उत्तर आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के बिल्कुल सही हो गया अब आंसर क्या है, तो इसका उत्तर मैं आपको मुहैया करा दूंगा बहुत जल्दी। मैं आपको इसी तरह का एक वीडियो बनाकर और ये प्रश्न सेट संख्या 2 का जो है 2 के बारे में आपको इसका संपूर्ण उत्तर जो है मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो इस तरह से आज का ये वीडियो यहीं समाप्त हो गया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन इसको इत्मीनान से देखिए, बहुत सारी चीजें इसमें देखने को आपको मिलेगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इस तरह के प्रश्नों का सेट मैं बीच बीच में लेकर आता रहूंगा जो कि आपके लिए काफी सहयोगी साबित होगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।